हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम अपनी बहू सुरुचि के साथ बड़े ही प्यार से रहती थी। सुरुचि और नीलम दोनों सास बहू की जोड़ी तो पूरे मोहल्ले में फेमस थी। एक दिन नीलम की पड़ोसन विमला और रीमा उसके घर नीलम की बहू से मिलने आती है। रीमा, विमला और नीलम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी विमला कहती है, अरे नीलम, हमें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन अब तक तेरी बहू नहीं आई है। वो तो चाय नाश्ता बना रही होगी शायद। वैसे भी तुम लोग मेरी बहू से आज पहली बार मिलने आए हो, तो बहू भी तो अपनी तरफ से पूरी खातिरदारी करेगी ना, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी बहू तेरे बिना बोले ही ये सब सोचती है। सच कह रही है विमला तू, मुझे अपनी बहू को कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरी बहू को छोटी बड़ी बातों सबका ध्यान रहता है, और जब से मेरी बहू आई है ना, उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। मुझसे तो हमेशा चिढ़ती रहती थी और अब देखो मुझे कैसे चिढ़ा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, नीलम को अपनी बातों में लाना मेरे लिए कौन सा बड़ी बात है। अरे रीमा, तू क्यों चुप है? तू भी कुछ बोल ले। ऐसा नहीं है कि तेरे बोलने से तुझे चाय नहीं मिलेगी। अरे हाँ रीमा, तू वैसे तो कभी चुप नहीं रहती है, आज इतनी शांत कैसे है? मुझे तो ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही है। विमला और बाकी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ नीलम की बहू सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है और सामने रख देती है। चाय नाश्ता वहीं पर रखकर सुरुचि चली जाती है। ये देखकर रीमा कहती है, क्या बात है नीलम, तू तो अपनी बहू की अब तक बड़ी तारीफ कर रही थी और देख रही है कैसे यहाँ चाय पटक के चली गई। बताओ, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है बहू की नजरों में। तू बातें बना चढ़ा के क्यों कह रही है? नीलम की बहू कहाँ चाय पटक के गई है? अरे बेचारी को और भी तो काम होंगे, तो जल्दीबाजी में चाय यहीं रखकर चली गई होगी। तू खुद ले लेगी चाय तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैं पहाड़ टूटने की तो बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो इतना बोल रही हूँ, सास को अपनी धौंस बनाकर रखनी पड़ती है, वरना तो यही होता है कि बहू की नजरों में कोई इज्जत नहीं रहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है रीमा, तू ही गलत समझ रही है मेरी बहू को। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत समझ रही हूँ तो कोई बात नहीं। मैं तो बस तेरे भले के लिए ही समझा रही थी, क्योंकि सास का तो काम ही होता है कलेश करना, तभी तो बहू थोड़ा दब कर रहेगी। तू नीलम को उल्टी पट्टी मत पढ़ा। ये दोनों सास बहू जैसे भी है, साथ में बहुत खुश हैं। रीमा अपनी आंख लगा देती है। नीलम वहाँ तो चुप रहती है, लेकिन उसके मन में ये बात रह जाती है कि उसे अपनी बहू को इतने भी प्यार के साथ नहीं रखना चाहिए, थोड़ा डरा कर ही रखना चाहिए। इसीलिए अब नीलम अपनी बहू के हर काम में कोई न कोई गलती निकालने लगती है और सुरुचि उस गलती को बार बार ठीक करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकलते हैं, लेकिन अब नीलम के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसे ही एक दिन नीलम और उसका बेटा विक्की खाना खा रहे थे और सुरुचि सब्जी लेकर आती है और नीलम सब्जी खाते हुए कहती है, ये कैसी सब्जी बनाई है? ना नमक का हिसाब है और ना ही मसाले का। अरे ये खाना तो कुत्ते भी ना खाएं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो आज भी रोज जैसी ही सब्जी बनाई है। फिर आप ये क्यों बोल रही हैं? सब्जी में कोई कमी है क्या? बहू, मैं पागल थोड़ी हूँ जब बिना बात के ही ये सब बोलूं, और ऊपर से तुम मुझसे बहस कर रही है कि रोज ऐसा ही बनाती हूँ। अरे आज से पहले मैंने ये सोचकर कुछ नहीं बोला कि तू खुद ही समझ जाएगी, लेकिन तू तो। माँ जी, आज से पहले तो आप भी खुद मेरे हाथ की सब्जी की इतनी तारीफ करती थी। अचानक ही आपको सारी परेशानी अब क्यों आ रही है? आपके लिए जितना करो उतना ही कम होता है। देख रहे विक्की बेटा, तू अपनी बीवी को कैसे जुबान लड़ा रही है। थोड़ी भी तमीज नहीं सीखा इसके घर वालों ने। जुबान तो कैंची की तरह चल रही है इसकी। तू कुछ बोलेगा इसे या नहीं? माँ, मैं क्या बोलूँ, आप भी तो बिना बात के ही कलेश कर रही हैं। अरे इतनी अच्छी सब्जी बनाई है सुरुचि ने, लेकिन आप उसमें भी कमी निकाल रही हो तो बुरा तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब बीवी के आगे सारी गलती माँ की हो गई। तुझे इसके हाथ का खाना पसंद आ रहा है ना, तो ठीक है, फिर अब तो मैं खाना ना ही बनाऊं और ना ही खाऊं इसके हाथों का। नीलम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और खाना खाने के लिए मना कर देती है। काफी ज्यादा मनाने के बाद भी नीलम अब खाना खाती है। ऐसा आज का ही नहीं, रोज का हो गया था। नीलम बिना बात के ही कलेश कर देती थी और मुंह बनाकर बैठ जाती थी। बाद में सुरुचि और विक्की को ही मनाना पड़ता था। सुरुचि एक दिन छत से सूखे हुए कपड़े लेकर आती है और कपड़ों को देखकर नीलम कहती है, बहू, ये तूने कपड़े धोए हैं? दाग ठीक से निकला नहीं है और रगड़ रगड़ कर तूने कपड़े निचोड़ ही दिए अच्छे से।
तेरे हाथ ना सही जगह काम ही नहीं करते हैं और काम को बिगाड़ना तो अच्छे से जानते हैं। माँ जी, कपड़े मैंने नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन ने धोए हैं। आपको जो भी परेशानी है ना, आप वॉशिंग मशीन से कहो। बिना बात के मुझसे कलेश करने की जरूरत नहीं है। हाय राम, 4 कपड़ों के लिए तूने वॉशिंग मशीन चलाई? ये इतने से कपड़े तू तो हाथ से भी धो सकती थी। बिजली क्यों खराब करी तूने? और मुझे बोल रही है कि कलेश मत करो। माँ जी, आप कलेश कर रही हो। अरे कपड़े ही तो हैं, 1-1.5 साल से पहन रही हो, वैसे ही पतले हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो बस मौका चाहिए ना कलेश करने का। बहू, कलेश मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने तो तेरी कामचोरी पकड़ ली है और तभी तो तेरा मुंह बन गया है ना, क्योंकि अपनी गलती तो किसी को दिखती ही नहीं है, सब दूसरों की ही गलतियाँ निकालते हैं। माँ जी, ऐसा है ना तो आप खुद ही अपने कपड़े धो लिया करो, मुझे बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है ना कि तेरा काम आसान हो जाए और तेरे बदले के कपड़े मैं धोऊं। अब तो मैं इसी एक साड़ी में ही रहूंगी। नीलम इतना बोलकर चली जाती है। सुरुचि अब अपनी सास के रोज रोज के कलेश से काफी तंग आ गई थी। ऐसे ही एक दिन सुरुचि पोछा लगा रही थी, तभी गीले फर्श पर नीलम का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरते ही नीलम सुरुचि पर चिल्लाते हुए कहती है, हाय राम, मेरी कमर तोड़ दी। तू तो यही चाहती है कि मेरी एक एक हड्डी ऐसे ही टूट जाए और एक दिन मैं परलोक सिधार जाऊं। माँ जी, आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? आप जितना चिल्ला रही हो ना, उतना तो आपको चोट भी नहीं लगी है। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। विक्की बेटा, अपनी बीवी को देख जरा, गिरा दिया इसने मुझे। माँ जी की इस एक्टिंग से ना पक्का सब लोग मुझे ही गलत समझने वाले हैं। अब क्या हो गया? अब तो तेरे मुंह पर ताला लग गया। अब कुछ बोलना। चुप क्यों खड़ी है? बोलना, अब बोल जल्दी। सुरुचि अपनी सास की एक्टिंग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मेरी सास ने मुझे मारा, कोई है, मुझे बचाओ। बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे कब मारा? तू झूठ क्यों बोल रही है? माँ जी, आप कलेश करना चाहती हो ना तो ठीक है, अब तो कलेश बस घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में होगा। बहू, तू नाटक मत कर। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं अपनी बहू को मारती हूँ। उठ बहू, बातें मत बना। अब तो माँ जी बात बनने ही दो। आप अपना कलेश करना बंद करने से तो रही, और मैं भी आपकी ही बहू हूँ, तो कलेश में PhD मैंने भी कर रखी है। अब करके दिखाओ कलेश। ये बहू तो मेरे ही सर पर चढ़कर नाच रही है। इसे शांत नहीं करवाया तो मेरा ही रायता फैल जाएगा। क्या हुआ माँ जी? आपकी तो कमर टूटी थी ना, अब दर्द नहीं हो रहा? बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लोगों की बातों में आ गई थी और मैंने तुझे, जो मेरी बहू है, उसको ही इतना परेशान किया। मैं अब कभी कलेश नहीं करूंगी, तो मुझे माफ कर दे बहू। अब तक मैंने जो भी किया है, मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगती हूँ। सुरुचि का कलेश करना शुरू हो ही रहा था कि नीलम की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी गलती मान लेती है। निधि अपने पति रुद्र के साथ अपनी छोटी बहन गीता की शादी में जाने के लिए शॉपिंग पर जाती है। तभी रुद्र बोलता है, सुनो निधि, थोड़ा हिसाब से ही सामान लेना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और अभी शॉपिंग के बाद शादी में भी खर्चा होना है। अभी तो मैंने एक रुमाल तक नहीं लिया और तुमने अपना पैसे बचाने का लेक्चर शुरू भी कर दिया। अरे यार, लेक्चर नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले लहंगा लेते हैं, फिर बाकी का सामान लेंगे। ठीक है, चलो। इतना कहकर रुद्र और निधि एक बड़ी सी लहंगों की दुकान में जाते हैं, जहाँ के लहंगों के दाम सुनकर रुद्र के होश उड़ जाते हैं और वो निधि से कहता है, निधि देखो, यहाँ के दाम बहुत ज्यादा हैं, तुम कहीं और से लहंगा ले लो ना। देखो, मेरी छोटी बहन की शादी है, कुछ भी ऐसे ही थोड़ी ना पहन लूंगी। एकदम बढ़िया डिजाइनर लहंगा लूंगी मैं। पर वो लहंगा तुम एक बार पहनोगी और फिर रख दोगी, फिर क्यों इतने पैसे लगा रही हो? तुम मुंह बंद रखो अपना। मुझे जो लेना है ना लेने दो, वरना मुझे कुछ नहीं लेना। ठीक है, चलो घर पे, मुझे नहीं जाना किसी शादी में। ठीक है, जो लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। रुद्र बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। निधि एक महंगा सा लहंगा खरीद लेती है, जिसके बाद वो गहने, सैंडल और साथ ही और भी कई चीजें लेती है। कुल मिलाकर वो 50,000 खर्च कर देती है। सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और निधि कहती है, ओ शिट रुद्र, हमने तुम्हारे लिए तो कुछ लिया नहीं। चलो कल हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आखिर तुम्हारी भी तो साली की शादी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा कर लूंगा, मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। खुद पर ही इतना खर्च कर लिया इन मैडम ने, मुझ पर करने आई तो 2 महीने की सैलरी और उड़ा देगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। निधि और रुद्र
अच्छे से रेडी होकर गीता की शादी में जाते हैं, जहाँ निधि की माँ अमला अपनी बेटी के गले में नया सोने का हार देखकर कहती है, अरे निधि बेटा, इतनी महंगाई में ये सोने का हार? हाँ माँ, गीता की शादी के लिए लिया है। बेटा, माना कि दामाद जी अच्छा कमाते हैं, पर उनकी कमाई को ऐसे मत उड़ा। तेरे पास पहले ही सोना कम है क्या जो तूने और ले लिया? ओहो माँ, गीता की बड़ी बहन हूँ। अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर मेरे भी कुछ सपने थे। अब भला उसकी शादी में अपने सपने पूरे ना करूँ क्या? हद हो गई। निधि, बात सपनों को पूरा करने की नहीं है, बात महंगाई की है। जानती है ना, आजकल हर चीज का दाम कितना बढ़ रहा है। अरे तेरी शादी से भी 2 गुना पैसा लग रहा है गीता की शादी में। बेटा, तू एक पत्नी है, अपनी जिम्मेदारी को समझ, ऐसा फिजूल खर्चा मत किया कर। इतना कहकर अमला वहाँ से चली जाती है, पर निधि के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई हो या फिर दाम गिरे हुए हो, निधि को केवल अपने शौक पूरे करने से मतलब था। ऐसे ही एक दिन निधि घर का काम करने के बाद आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। तभी वो फोन में अच्छे अच्छे हैंड बैग्स देखने लगती है और खुद से कहती है, वाह, क्या हैंड बैग्स है, मजा आ गया देखकर। एक काम करती हूँ, 4-5 मंगवा लेती हूँ, बदल बदल कर लेकर जाऊंगी साड़ियों के साथ। इतना कहकर निधि फट से 3-4 महंगे महंगे बैग्स ऑर्डर करती है और सबकी पेमेंट रुद्र के एटीएम कार्ड से कर देती है। वहीं जब शाम को रुद्र घर वापस आता है तो गुस्से में निधि से बोलता है, निधि, निधि, बोलो क्या हुआ? होना क्या है? तुमने मेरे कार्ड से 20,000 की शॉपिंग की है? हाँ की है। तो क्या तो ऐसे कह रही हो जैसे 20 रुपए खर्च किए हैं? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती हो। अरे बिना मतलब पैसों में आग क्यों लगाती रहती हो? आग नहीं लगा रही हूँ, तुम जानते हो ना, मुझे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे जो पसंद आ जाता है मैं वो खरीद लेती हूँ। फिर वो चाहे महंगा हो या सस्ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो निधि, मैंने कभी मना नहीं किया है तुम्हें कुछ भी लेने से, पर तुम भी तो बात को समझो ना। मेरी सारी सेविंग्स को तुम ऐसे बेमतलब की शॉपिंग में उड़ा देती हो। अरे तुम्हें या मुझे किसी को भी नहीं पता कि महंगाई और कितनी बढ़ जाए। ऐसे में हमारे पास खर्च करने के पैसे भी होने चाहिए। फालतू सिखाओ मत मुझे। जरा सी शॉपिंग क्या कर ली, उसमें इतना चिल्ला कर बता रहे हो, हद है। अब महंगाई है तो क्या 2 टाइम का खाना 2 दिन तक खाऊं? एक साड़ी को 1 हफ्ते पहनूं? बाहर आना जाना बंद कर दूं क्या? छोड़ो यार, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। इतना कहकर रुद्र भी वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और निधि के महंगाई में जमकर शॉपिंग करने की आदत बरकरार रहती है। साथ ही इसी बीच रुद्र की जॉब चली जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से रुद्र की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक शाम निधि रुद्र के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हुए कहती है, रुद्र, आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और क्यों सोचते हो इतना? पहले ही तबीयत खराब है, ऐसे सोचोगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। निधि, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि घर खर्च कैसे चलेगा। मेरी दवाई भी इतनी महंगी है, ऊपर से महंगाई भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर जाकर। बस आप आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आपको ऐसे देख कर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो, मैं घर का थोड़ा सा सामान और आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर निधि अलमारी खोल कर देखती है, जिसमें बहुत थोड़े ही पैसे बचे थे। उन पैसों को देखकर निधि मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये तो बड़े ही कम पैसे हैं। इतने पैसों में सब कैसे मैनेज हो पाएगा? चलो, जितना भी है उससे जो कुछ आएगा वो खरीद लाती हूँ, बाकी का बाद में देखती हूँ। इतना कहकर निधि उन पैसों को लेकर बाजार चली जाती है, जहाँ हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। निधि घर का सारा सामान और दवाइयाँ लेकर जब घर वापस आ रही होती है, तभी वो सड़क किनारे लगे एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही खुद से कहती है, आज जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। एक वक्त था कि मैंने पैसे को पानी की तरह बहाया और एक आज का वक्त है कि मुझे एक एक सिक्का भी सोच के खर्चना पड़ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ?
सबने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं अपने फिजूल खर्ची और शॉपिंग से बाज नहीं आई। और आज मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने पति के लिए अच्छे से फल सब्जी खरीद सकूं। इस महंगाई के दौर में मेरी शॉपिंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही काफी देर अफसोस करने के बाद निधि अपने घर जाती है। वक्त गुजरता है और रुद्र ठीक हो जाता है। साथ ही उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। नई जॉब की पहली सैलरी लाकर रुद्र निधि के हाथों में देता है और कहता है, लो निधि, इतने दिनों तुमने बहुत मेहनत की है, अब जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, और अब तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं। नहीं रुद्र, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चाहे महंगाई हो या फिर ना हो, खर्चा लिमिट में ही करना चाहिए। निधि की बात सुनकर रुद्र उसे गले से लगा लेता है। साथ ही अब दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।